हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही होगी। बच्चों, इस वाले पार्ट में मैं कनेक्टिव टिश्यूज़ को पूरा समझा दूंगा, जो कि टिश्यूज़ में एनिमल टिश्यूज़ का पार्ट है। ठीक है, और शुरू करते हैं। तो इस क्लास में हमें करना क्या है, तो ना हम लोग कनेक्टिव टिश्यू को देखेंगे। किसको? कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, कौन सी क्लास है? तो भाई 9th क्लास में ना वन टॉपिक में टिश्यूज समझा रहा था। 2 वीडियोस आ चुकी है, मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। इसमें कनेक्टिव टिश्यू समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले बच्चों, जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है एनिमल्स में। किस में होता है? एनिमल्स में। और बच्चों को भी क्वेश्चन आ गया कि एनिमल्स के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो आंसर है कनेक्टिव टिश्यू। तो इसके बारे में एक बात अपने को क्या समझनी है, इट इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन एनिमल्स। और आगे कभी प्लांट्स में कौन सा है, तो आंसर होगा पैरेन्काइमा। अच्छा, कनेक्टिव टिश्यू जो होता है बच्चों, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन है भैया, नाम से समझ आ रहा है, इट कनेक्ट्स, है ना। तो इट कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अच्छा, और क्या करता होगा? तो हमारे शरीर में जहां जहां खाली स्पेसेस है ना, उसको भरने का काम करता है। तो इट fills hollow spaces in body। अच्छा भैया, और क्या करता होगा? तो और ये क्या करता होगा, कनेक्टिव टिश्यू में ना ब्लड भी आता है। और ब्लड क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एंजाइम, CO2, ऑक्सीजन, इन सबको ट्रांसपोर्ट करता है। तो और क्या करता होगा ये? ट्रांसपोर्ट ऑफ किसका? हार्मोन्स का। अच्छा, और किसका? ऑक्सीजन का, CO2 का, है ना। और किसका? डाइजेस्टेड फूड का, डाइजेस्टेड फूड का। ठीक है। अब बच्चों, जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, वो 4 तरह का है। जो आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है ना, वो 4 तरह का है। सबसे पहले वाले को कहता हूं लूज कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे कनेक्टिव टिश्यू जो कि लूजली पैक्ड है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, एक लूज है, तो लूज का उल्टा क्या होता है? तो एक होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, एक होता है लूज, एक होता है डेंस। एक वो वाला कनेक्टिव टिश्यू होता है जो शरीर को सपोर्ट करता है। तो जो थर्ड टाइप का है ना, उसको कहता हूं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। और जो चौथा है ना, वो बहता है। बच्चों, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, समथिंग विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। मतलब फ्लूइड वो होता है जो बहता है। हवा बहती है तो गैस फ्लूइड है, पानी बहता है लिक्विड फ्लूइड है। लेकिन जो सॉलिड है वो नहीं बहता, तो ये रिजिड है। लेकिन लिक्विड और गैस कैन फ्लो, सो दे आर कॉल्ड फ्लूइड। तो मैं कहता हूँ हमारे शरीर में क्या ब्लड बहता है। तो मैं कहता हूँ एक होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एक क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और बच्चों, इसमें हमें किसको पढ़ना है? तो भाई अपने शरीर में बहता क्या है? ब्लड को बहता है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू में हमें क्या पढ़ना है? तो मैं कहता हूं हमारे शरीर को कौन सपोर्ट करता है? हड्डियां। तो इसमें कौन आ गया? बोन। अच्छा, आपको पता है बच्चों, अगर मैं आउटर ईयर, ये जो ईयर है ना, ये बाहर वाले पार्ट, आउटर ईयर, नोज की टिप, ये जो मैं बोल रहा हूँ, जो वॉइस बॉक्स है ना, इन सब पे देखूं तो ये सब किसके बने हैं? तो ये बोन्स के नहीं बने, ये बने कार्टिलेज के। तो ये भी सपोर्ट करता है। तो इसमें और हमें किसको पढ़ना है? कार्टिलेज को। एक एक करके अच्छे से देखेंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमें किसे पढ़ना है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो बच्चों, लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमें 2 पढ़ना है। एक का नाम है एडियोडर और एक का नाम है एडिपोज। एक का नाम है एडियोडर और एक का क्या नाम है? एडिपोज। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में हमें 2 पढ़ना है। एक का नाम है टेंडोन और एक का नाम है लिगामेंट। तो इसमें हमें 2 चीजें पढ़नी है। एक का नाम है टेंडोन और एक का नाम है लिगामेंट। समझ आ गया बच्चों? तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आपको ये वाली बातें तो पता होनी चाहिए। कनेक्टिव टिश्यू 4 तरह के होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और ये भी आगे 2 टाइप्स के होते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू 2 टाइप का है, डेंस 2 टाइप का है, सपोर्टिव 2 टाइप का है, फ्लूइड भी 2 टाइप का होता है। एक ब्लड होता है, एक लिम्फ होता है, बट लिम्फ इज नॉट इन योर सिलेबस, वो 10th में आएगा लाइफ प्रोसेस में। तो अभी हमें सिर्फ किसे पढ़ना है? ब्लड को। अब बच्चों, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं, पहले आप ये देखो, फिर बताता हूँ। जितना पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों, उसके आगे चलो। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हमें कौन से 2 पढ़ने? तो पहले हम पढ़ेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू ये कितने टाइप के हैं भैया? तो भैया ये 2 टाइप के हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के। तो पहले का क्या नाम था? पहले का नाम था एडियोडर और कनेक्टिव टिश्यू तो लिख लोगे आगे, और एक का नाम था एडिपोज। अच्छा, अब मैं कहता हूं सबसे पहले ना इनकी लोकेशन देखता हूं।
लोकेशन। ये मिलते कहाँ पे हैं? ये मिलते कहाँ पे हैं? ये दोनों मिलते कहाँ पे? तो भाई देखो, ये जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है ना, ये हमारे स्किन और मसल्स के बीच में मिलते हैं। तो पहला, फाउंड बिटवीन, कहाँ मिलते हैं? स्किन एंड मसल्स, पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरे पॉइंट पे आओ, और कहाँ मिलते हैं? तो ये हमारे मिलते हैं बोन मैरो में। कहाँ पे मिलते हैं? बोन मैरो। अब भैया बोन मैरो क्या होता है? तो मैं कहता हूँ हड्डियों के अंदर एक जगह होती है, एक पार्ट होता है हड्डियों का, जिसको कहते हैं बोन मैरो, जहाँ पे हमारी ब्लड की सेल्स बनती है। जहाँ पे ब्लड की क्या बनती है? सेल्स। तो बोन मैरो ही वो जगह होती है जहाँ पे ब्लड सेल्स, और कौन सी? रेड ब्लड सेल फॉर्म होती है। अच्छा, और तो इन नर्व्स, ये जो नर्व्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स वगैरह, उसमें। और चौथा मिलती है अराउंड ब्लड वेसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स पे मिलती है। वो ब्लड वेसल्स वो पतली पतली पाइप्स होती है जिनसे ब्लड जाता है। अच्छा, ये कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है स्किन और मसल्स के बीच में, ये मिलती है स्किन के नीचे। तो फाउंड बिलो स्किन, समझ आ गया? पहला और दूसरा। और कहाँ मिलेगी? बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। और कहाँ पे? अराउंड किडनीज, किडनीज के अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। तो ये इसकी क्या हो गई? लोकेशन। फटाफट देखो एरियोलर का फंक्शन क्या है। तो सेकंड पॉइंट बताता हूँ इसका फंक्शन। वो तो फर्स्ट पॉइंट था, लोकेशन। फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों ये जो है ना, ये हमारी बॉडी में जितने भी खाली स्थान है, रिक्त स्थान, उसको भरता है। तो इट फिल्स हॉलो स्पेस इन बॉडी। अच्छा, और दूसरा इसका क्या फंक्शन है? तो ये देखो ना, एरियोलर टिश्यू है, तो एरियोलर टिश्यू के जो सेल्स होंगे ना, ये जो एरियोलर टिश्यू के जो सेल्स होंगे ना, वो किस में हेल्प करते हैं? तो एक बार ना कहीं चोट वगैरह लग जाती है ना, कहीं चोट लग जाती है, तो उस पार्ट को रिपेयर करने में भी हेल्प करते हैं। तो हेल्प्स इन रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स आफ्टर डैमेज। ठीक है। और तीसरा क्या होते हैं? दे हेल्प्स इन फाइटिंग टॉक्सिन्स एंड पैथोजेंस। हमारे शरीर में जितने भी हार्मफुल चीजें हम पे इफेक्ट करती है ना, उससे बचाने का काम करते हैं ये वाले सेल्स। ठीक है। अब एडिपोज क्या करते हैं? तो इसके भी सेकंड पॉइंट पे आते हैं। इसका क्या फंक्शन है? तो जो एडिपोज है ना, इसका ये फंक्शन है कि एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आर कन्वर्टेड टू फैट्स एंड stored in adipose tissue। सेकेंड पॉइंट बच्चों, फर्स्ट पॉइंट का मतलब है, मैंने कहा हमारे शरीर को ना 5 न्यूट्रिएंट्स की जरूरत थी, मान लो, और हमारे शरीर में ना 7 न्यूट्रिएंट्स आ गए। तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स है वो फैट की फॉर्म में इकट्ठा होके हमारे एडिपोज टिश्यू में चला जाता है। तो एडिपोज टिश्यू वो है जिनमें फैट्स होते हैं। तो एडिपोज टिश्यू को ना हम कहते हैं रिजर्वॉयर ऑफ फैट। क्या बोलते हैं? रिजर्वॉयर ऑफ फैट इसमें स्टोर होते हैं। तीसरा ये तो हो गया। तीसरा मैं क्या बोलता हूँ बच्चों, जहां पे फैट होता है ना, वहां पे आप देखोगे जो मोटे लोग होते हैं, देखो ऑफेंस मत लेना, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मोटे लोग होते हैं ना, उनको कम सर्दी लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि उनके शरीर पे ना जो स्किन के नीचे फैट जम जाता है, और जैसी फैट जमता है ना, तो वो शरीर की हीट को बाहर जाने नहीं देता, जाने तो देता है, धीरे धीरे जाने देता है। तो मैं कहता हूं जहां फैट है ना, वो हमारी बॉडी का हीट इंसुलेटर, हीट रेगुलेटर की तरह काम करता है। मतलब क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, तो माउंटेन्स वगैरह पे जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, उनकी स्किन मोटी क्यों होती है एनिमल्स की? इस वजह से होती है क्योंकि उसमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है, जो कि उनकी बॉडी के हीट लॉस को बचाता है। तो जहां फैट है ना, तो आप ये बोलोगे जो एडिपोज टिश्यू में जो फैट है ना, एक्ट एज हीट रेगुलेटर, ये हीट रेगुलेट करता है और शरीर को ठंडा होने से बचाता है। तो ये इसके फंक्शन है, ये इसके फंक्शन है। जल्दी से देखो,
बच्चों देखो मैं इसका स्ट्रक्चर और बता देता हूँ, इस वाले पार्ट का। इसका आता नहीं है एग्जाम में, इसका देख लो। एक बार पूछा था कि एडिपोसाइट्स क्या होते हैं, तो देख लो यार। मैं कहता हूँ एडिपोज क्या है, तो मैं कहता हूँ अगर मैं एक एडिपोज टिश्यू बनाऊं तो कैसा बनेगा, तो मैं कहता हूँ टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ग्रुप ऑफ एडिपोज सेल्स, और ये जो एडिपोज सेल्स है ना, इसी को आपकी बुक में क्या बोला गया है, एडिपोसाइट्स। क्या बोला गया है, एडिपोसाइट्स। साइट्स का मतलब सेल्स होता है। अब मैं कहता हूं अगर मैं एक एडिपोज टिश्यू को बनाता, तो ये टिश्यू है, इसमें क्या हो गए, बहुत सारे, इसमें बहुत सारे क्या हो गए, ये है आपका एडिपोज टिश्यू। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए एडिपोसाइट्स। भाई देखो एडिपोज टिश्यू है तो टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल, तो ये सब एडिपोसाइट्स हो गए। अब मैं एक एडिपोसाइट को बाहर निकालता हूं और इसको यहां बनाता हूं, तो ये क्या है, ये है सिंगल एडिपोसाइट, मतलब सिर्फ एक सेल को यहां पे बना के दिखाता हूं। तो मैंने कहा इसमें ना बहुत बड़ा जो है ना, ये होगा फैट। ये क्या होगा, फैट ग्लोब्यूल, क्योंकि ये फैट स्टोर होता है। और यहाँ छोटा सा ये होगा न्यूक्लियस, छोटा सा क्या होगा, न्यूक्लियस, और बाकी चीजें होगी। तो मैं कहता हूँ एडिपोज टिश्यू के जितने भी सेल्स है ना, इसमें बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, तभी तो ये फैट स्टोर कर पाता है। और क्योंकि ये फैट स्टोर कर पाता है तो ये हमारी बॉडी को ठंडा होने से बचाता है। ठीक है, तो बच्चों इतनी बातें थी, इसको नोट करो, आगे चलते हैं। अब चलते हैं आगे। अब मैं आपको बताता हूँ डेंस कनेक्टिव टिश्यू। आ जाओ। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू के बाद अगला क्या है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा ये कितने टाइप के हैं, तो भैया ये भी तो दो ही टाइप के हैं। क्या बात कर रहे हो भैया, अभी तो बताया था। कौन कौन से बताए थे, तो एक का नाम क्या था, टेंडोन, है ना, और एक का क्या नाम था, लिगामेंट। अच्छा जी, अच्छा बच्चों इसको कैसे याद करोगे, तो ना इसकी एक ट्रिक है और वो है एमटीबी हसल। देखा है एमटीबी हसल, वी हटा के बी लगा दो। एमटीबी का मतलब है जो टेंडोन है ना, वो मसल को बोन से अटैच करता है। तो टेंडोन जो है इट कनेक्ट्स मसल टू बोन। मसल को बोन से कौन कनेक्ट करता है, एमटीबी, टेंडोन। अच्छा, और इसको याद करने की ट्रिक है बीएलबी। जो लिगामेंट है ना, वो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है। तो कनेक्ट्स बोन टू बोन। बोन को बोन से कौन कनेक्ट करेगा, लिगामेंट। कैसे याद करोगे, एमटीबी। अगर ये भी याद है ना तुम्हें, एमटीबी जो टेंडोन है वो मसल को बोन से कनेक्ट करेगा, तो उल्टा ही तो करना है, यहाँ बोन को बोन से करेगा। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट बच्चों, ये जो है ना, इसके बारे में एनसीईआरटी कहती है इट इज नॉन इलास्टिक एंड टफ। इसके बारे में कहती है इट इज, देखो ये नॉन इलास्टिक है ना, तो ये हो जाएगा इलास्टिक, एंड यहाँ पे टफ लिखा है ना, तो यहाँ कर दो स्ट्रॉन्ग। ये क्या हो गया, इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग। अच्छा, तीसरी बात, इसके बारे में ना बुक में एक लाइन लिखी हुई है, और याद रखना पूछेगा कि इन दोनों में से कौन सा फाइब्रस टिश्यू है, तो असल में दोनों हैं, लेकिन बुक में ना इसके बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि टेंडोन इज अ फाइब्रस टिश्यू विथ ग्रेट स्ट्रेंथ। बहुत स्ट्रेंथ है इसके पास, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, फ्लेक्सिबिलिटी वो बहुत कम है। बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, देखो ये फाइब्रस टिश्यू है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, और इसके बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये किस चीज में हेल्प करेगा, ये किस में हेल्प करेगा, तो लिगामेंट क्या है, बोन को बोन से कनेक्ट करेगा। तो ये हमारे जो बोन है ना, उन बोन की स्टेबिलिटी में हेल्प करेगा। तो हेल्प्स इन स्टेबिलिटी ऑफ बोन्स, हेल्प्स इन स्टेबिलिटी ऑफ बोन्स। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है, फटाफट देखो चलते हैं। देखो लूज हो गया, डेंस हो गया, तीसरा क्या बताया था, तो भैया तीसरा आपने बताया था सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो होता है ना, वो दो टाइप का होता है। कौन कौन से, तो एक का नाम बताया था भैया बोन यानी हड्डियां, और एक का नाम होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो होता है ना, वो सॉफ्ट होता है, और ये जो बोन होता है ये हार्ड होता है। तो यही पहला पॉइंट यही है कि ये हार्ड होता है और फ्लेक्सिबल नहीं होता, नॉट
फ्लेक्सिबल। भाई मेरे को एक बात बताओ, मैं कहता हूँ हड्डियां हैं तो यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी है, क्या हाथ को बीच में से मोड़ा जा सकता है? भाई देखो अब ये मत कहना भैया यहाँ से तो मोड़ दिया, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं सुन पाऊंगा। मैं कहूंगा यहाँ से यहाँ तक एक हड्डी है, तो क्या ये हड्डियां मोड़ पा रही है? नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कार्टिलेज होती है यहाँ आउटर एरिया में, तो क्या कान मुड़ जाते हैं? ये क्या नाक की टिप मुड़ जाती है? हाँ ना। तो मैं कहता हूँ ये जो होते हैं ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, हड्डियां बहुत हार्ड होती है और ये फ्लेक्सिबल नहीं होती। जस्ट उल्टा, अगर ये हार्ड है ना तो इसमें दिखोगे, इसमें क्या दिखोगे? नॉट सो हार्ड, नॉट सो हार्ड। और ये फ्लेक्सिबल नहीं है, एंड आर फ्लेक्सिबल, एंड आर फ्लेक्सिबल। इतने फ्लेक्सिबल है कि फ्लेक्सी कर देते हैं। अच्छा आ जाओ जी सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सेकंड पॉइंट पे मैं कहता हूँ ये तो हो गया। अच्छा बोन के बारे में ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है पोरस, हैव पोर्स, हैव पोर्स। पोर्स का मतलब है हड्डियों में ना बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। अच्छा और अगर मैं कार्टिलेज की बात करूं तो इट इज नॉन पोरस, इसमें कोई पोर्स यानी कोई होल्स नहीं होते। डज नॉट हैव पोर्स, कोई पोर्स नहीं होते। अच्छा जी तो दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरे पॉइंट पे, और तीसरे पॉइंट पे बोन देखो कैसे याद करोगे? बी से बोन और बी से हो गया ब्लड वेसल्स, बी से हो गया बोन और बी से क्या हो गया? ब्लड वेसल्स। तो क्योंकि नाम मैच हो रहा है ना तो इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट। अगर इसमें ब्लड वेसल है तो इसमें क्या होंगे? एब्सेंट, ब्लड वेसल्स एब्सेंट। अच्छा जी अच्छा चौथे पॉइंट पे आओ। चौथे पॉइंट पे अगर मैं चौथे पॉइंट पे देखूं ना तो मैं इसका स्ट्रक्चर देखता हूं, बोन का स्ट्रक्चर कैसा है। तो बोन के स्ट्रक्चर जो है ना एनसीईआरटी में देखना, जहां पे बोन दे रखा है ना, देखो इतने छोटे छोटे पैराग्राफ में बोन सब सारे कनेक्टिव टिश्यू दे रखे हैं छोटे छोटे पैराग्राफ में। तो जहां पे देखो यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है और इस जगह पे ना बहुत सारे डायग्राम्स बनाए हुए हैं, तो उसी में तुम देखोगे कि ऐसा डायग्राम है, ये बोन का है। देखना ध्यान से देखना, नीचे दिखा होता है किसका डायग्राम है। तो बोन का जो डायग्राम है ना वो कुछ ऐसा बना रखा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसा, देखो ऐसा, ठीक है। अब सुनना, ये बोन का कैसा स्ट्रक्चर है। तो मैंने कहा कोई हड्डी है, जैसे ये वाली हड्डी है, तो इस हड्डी को ना काट दो और सामने से देखो, जैसे ये मार्कर है, ये हड्डी है, तो इसको काट दो, सामने से देखो, क्या ये सर्कल दिखाई देगा? वो बात करी गई है। अच्छा अब मैं कहता हूं ये जो है ना इस सर्कल्स में ऐसे छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे तुम्हें, ऐसे छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देंगे और पूछेगा ये डॉट्स क्या है। तो बच्चों ये ना बोन के सेल्स हैं, हड्डियां सेल्स से तो बनी होगी, तो ये है बोन के सेल्स, और इन बोन के सेल्स का नाम होता है ऑस्टियोसाइट्स। क्या नाम होता है इनका? ऑस्टियोसाइट्स। अच्छा दूसरी चीज इसमें पूछेगा कि भाई बोन है तो बोन में सेल्स है, सेल्स के अलावा जो गैप है ना उसे कहता हूं मैट्रिक्स। क्या बोलता हूं उसको? मैट्रिक्स। तो ये जो गैप है ना इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। तो मैं पूछता हूं जो हड्डियों का मैट्रिक्स है, जो हड्डियों का मैट्रिक्स है वो किस चीज से बना है? तो वो बना हुआ है मिनरल्स से। किससे बना हुआ है? मिनरल्स। और कौन से मिनरल्स? तो एक होगा कैल्शियम और एक होगा फॉस्फोरस। एक होगा कैल्शियम और एक क्या होगा? फॉस्फोरस। इन दोनों से मिला हुआ है प्लस सम सॉल्ट, कुछ सॉल्ट से मिलके बना हुआ है। अच्छा फिर उसके बाद इस स्ट्रक्चर में तुम ध्यान से देखोगे ना, इस स्ट्रक्चर में तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर है ना तो इस स्ट्रक्चर में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे इससे बनाता हूँ ताकि एक जैसा लगे। यहाँ पे ना ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऐसे ऐसे, और बोला गया है कि यहाँ पे तुम्हें क्या प्रेजेंट है। तो यही वो पार्ट है, मतलब यही वो पार्ट है जहाँ से ब्लड वेसल्स इससे कनेक्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स इससे कनेक्ट होते हैं, और जहाँ से ब्लड वेसल्स और नर्व्स वगैरह कनेक्ट होती है ना, इसी पार्ट का नाम होता है हार्वेशियन कनाल। क्या नाम होता है इसका? हार्वेशियन कनाल। तो जस्ट बुक में दे रखा है तो मैंने बता दिया, ये है पूरा स्ट्रक्चर। समझ आ गया? समझ आ गया। और बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो बोन का स्ट्रक्चर है, ये जो बोन का स्ट्रक्चर है, इस वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है, इस वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है कैनेडिक्यूली। कैनेडिक्यूली, बस नाम याद रखना है। जो सर्कल सर्कल बने हुए हैं ना इनको साथ में क्या बोला जाता है? कैनेडिक्यूली। ठीक है, तो ये बोन का स्ट्रक्चर था। आओ इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसके स्ट्रक्चर की। तो इसमें ना बच्चों कार्टिलेज बहुत तरह के होते हैं, तुम्हें सिर्फ एक तरह का कार्टिलेज पढ़ना है जिसका नाम है हायादीन कार्टिलेज। क्या पढ़ना है तुम्हें? हायादीन कार्टिलेज। देखो भाई इसमें कुछ नहीं समझ आया तो बहुत सारे सर्कल्स बना देना, उनमें डॉट बना देना। वो डॉट होंगे हड्डियों के सेल्स जिनका नाम है ऑस्टियोसाइट्स। इनके अलावा जो खाली जगह है उसको मैट्रिक्स बोला। उस मैट्रिक्स में मिनरल्स हैं, कौन से? कैल्शियम, फॉस्फोरस और कुछ सॉल्ट हैं। और ये जो सर्कल वाला शेप है ना इसको कैनेडिक्यूली बोलता हूँ। इसमें जहां से ब्लड वेसल्स से जुड़े हुए होते हैं उस पार्ट को हार्वेशियन कनाल बोलता हूँ बस। और इसमें तो हायादीन कार्टिलेज एक स्पेशल टाइप का कार्टिलेज होता है जिसका स्ट्रक्चर बुक में कुछ ऐसे, जहां पे ये है ना उसी के बगल में दे रखा है, ऐसे ऐसे दे रखा है। अच्छा अब मैंने कहा यहाँ पे ना जब आप सेल्स को देखोगे ना तो ये कुछ साथ में दिखा रखे हैं।
तो मैं कहता हूँ ये कौन से सेल्स हैं, तो मैं बोलूंगा ये कार्टिलेज के सेल्स हैं। तो जो कार्टिलेज के सेल्स हैं ना उन्हें बोलता हूँ कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोलता हूँ उनको? कॉन्ड्रोसाइट्स, सेल्स ऑफ कार्टिलेज। और मैं कहता हूँ जो खाली जगह है ना, वापस खाली जगह को क्या बोला? मैट्रिक्स। तो ये खाली जगह क्या है? मैट्रिक्स। लेकिन किसकी मैट्रिक्स है? हायरीन कार्टिलेज की। तो इसका नाम हो गया इट इज हायरीन मैट्रिक्स। समझ आ गया? समझ आ गया। तो बच्चों ये 4 पॉइंट्स नोट करो, फिर कुछ और बताता हूँ इसमें। तो 4 पॉइंट्स हो गए थे, 5वें पे आओ, 5वां पॉइंट देखते हैं। तो जो 5वें पॉइंट में ना, 5वें पॉइंट में अगर मैं इसकी लोकेशन बताऊं तो हड्डियां कहाँ मिलती है? अरे भाई हर जगह हड्डियां ही तो है, हाथों में, पैरों में, है ना, कह सकता हूँ बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ इसमें। इसके लोकेशन पे आओ कार्टिलेज की, तो इसके लोकेशन ना सीधा एग्जाम में आएगा सीधा। तो इसके कहाँ का लोकेशन मिलेगी? सबसे पहले टिप ऑफ नोज, टिप ऑफ नोज। ये जो नोज होती है ना, नोज, इसकी जो टिप है, ये वाली जो टिप है इस जगह यहाँ पे होती है। अच्छा, और कहाँ होती है? तो आउटर ईयर, आउटर ईयर। आपको पता है ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये आउटर ईयर है और अंदर भी ईयर है, तो वो इनर ईयर है, ये आउटर ईयर है, आउटर ईयर में मिलती है। अच्छा, और कहाँ मिलती है? तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, जो यहाँ पे लैरिंक्स होता है, वॉइस बॉक्स, वो भी किससे बना होता है? कार्टिलेज से। तो थर्ड हो गया लैरिंक्स, जिसका क्या नाम होता है? वॉइस बॉक्स। क्या नाम हो गया इसका? वॉइस बॉक्स। तो ये 3 लोकेशन हो गई। चौथी होती है सरफेस ऑफ बोन्स, जो हड्डियां होती है ना, जो हड्डियां होती है। तो मैंने कहा जैसे मान लो ये पैर की हड्डी है, तो मैंने कहा ये घुटने तक की हड्डी हो गई और यहाँ से पैर के नीचे हड्डी हो गई। तो मैंने कहा ये जो सरफेस होगी ना, इस सरफेस पे भी कार्टिलेज होगा ताकि इसको ना स्मूथ कर सके, इसको क्या कर सके? स्मूथ कर सके। तो मैं कहता हूँ इट इज प्रेजेंट एट सरफेस ऑफ बोन्स। ठीक है, ये चार हो गए इसके। अब मैं कहता हूँ लोकेशन हो गई अब EF। अब आ जाओ F से फंक्शन। तो देखते हैं इनके फंक्शन को, और F से इसके भी हम क्या देखेंगे? फंक्शन को। तो यही फिनिश करेंगे इसे। फंक्शन में क्या क्या देखना है? तो इसके फंक्शन में ये क्या करेगा? तो ये बॉडी को ना, भाई देखो, अगर हड्डियों का सिस्टम नहीं होता, हड्डियां नहीं होती, तो क्या बॉडी में स्ट्रेंथ होती? स्ट्रेंथ का ही दूसरा नाम है एंकरेज। तो ये हमारी बॉडी को ना एंकरेज प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे? स्केलेटल सिस्टम बना के। तो क्या लिखेंगे? प्रोवाइड्स एंकरेज टू बॉडी। दूसरा, प्रोवाइड्स सपोर्ट थ्रू स्केलेटल सिस्टम। जो हड्डियों का ढांचा है ना, उसके थ्रू हमारे शरीर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, थ्रू स्केलेटल सिस्टम। कह सकता हूँ ये सब? कह सकता हूँ। और यही तो है जो हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है। तो आगे क्या लिखूंगा? प्रोवाइड्स शेप। शरीर को शेप कौन प्रोवाइड करता है? हड्डियों का सिस्टम। अच्छा, अब मैं इस पे आता हूँ। तो बच्चों इसके ना 2 देखने मुझे। सबसे पहले मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो है ना, ये हमारी हड्डियों पे, जो हड्डियां होती है ना, जैसे मैंने कहा, जैसे मान लो ये जॉइंट है, ये क्या है? जॉइंट। तो ये हड्डी है, ये हड्डी है। तो ये जो बीच का सरफेस है ना, इस सरफेस के ऊपर भी कार्टिलेज की लेयर होगी। क्यों? ताकि वो इसको स्मूथ बना सके। तो उसका एक फंक्शन ये नहीं होगा कि ये बोन के सरफेस को स्मूथ बनाती है। तो एक फंक्शन है, इट smoothens surface of bones। करेगी तो ये ना शरीर को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगी। और क्या कर सकती है? तो प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू बॉडी। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन हो गए। वापस से बता देता हूं, बोन जो होगा, हड्डियां हर जगह मिलती है, तो यहाँ के एग्जांपल देख ही सकते हो। इसके याद करना है, नोज की टिप, आउटर ईयर, वॉइस बॉक्स और हड्डियों की सरफेस। हो गया सब। उसके बाद इसका फंक्शन हड्डियों की सरफेस पे इसलिए होती है ताकि उनकी सरफेस को स्मूथ बना सके और हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी दे सके। ये हमारे शरीर को एंकरेज, स्ट्रेंथ देती है, सपोर्ट देती है हड्डियों के ढांचे से, और यही तो है जो हमारे शरीर का शेप बनाती है। तो ये बात हो गई अपनी सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की। अब क्या बच गया? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसे देखो बताता हूं बच्चों। आगे चलते हैं। जो लास्ट बच गया था वो क्या बच गया? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो आओ इसे भी देख ही देते हैं, है ना, और यहाँ पे वीडियो को समाप्त करेंगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा, अब देखना बच्चों, फ्लूइड वो होता है जो बह सकता है। तो ये वाले ऐसे टिश्यू हैं, ये ऐसे टिश्यू हैं, कनेक्टिव टिश्यू विच कैन फ्लो। अच्छा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें हमें किसको पढ़ना था? ब्लड को। तो चलो ब्लड को पढ़ते हैं। अब जो ब्लड है, क्वेश्चन आता है ब्लड क्या है, तो आंसर है ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। अगर हमारे शरीर में ना 100% ब्लड है, तो उसमें से जो 55% ऑफ ब्लड होगा ना,
वो होगा, उसका जो मैट्रिक्स होगा वो होगा लिक्विड, और जो 45% ब्लड होगा ना, जो 45% ब्लड होगा उसका जो मैट्रिक्स होगा वो होगा सॉलिड। अब बच्चे कहेंगे भैया इसका मतलब क्या है, तो मैं कहता हूँ सपोज ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल 1 लीटर की है, तो मतलब ये 1 लीटर की पानी की बोतल में पूरा कुछ सॉल्यूशन भरा हुआ है ना, तो उस सॉल्यूशन में 55% तो लिक्विड है, यानी 55% तो पानी है, लेकिन 45% ना इसमें कुछ सॉलिड मिला हुआ है, तो 45% इसमें क्या है, सॉलिड। तो ब्लड का कितना परसेंट पार्ट लिक्विड होता है, 55%, और कितना परसेंट पार्ट सॉलिड होता है, 45%, दोनों को मिला के 100%। ये जो लिक्विड मैट्रिक्स है ना, इसका नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है इसका, प्लाज्मा। और ये जो सॉलिड मैट्रिक्स है ना, इसको आपकी बुक में बोला गया है कॉर्पस्कल्स। क्या बोला गया है, कॉर्पस्कल्स, या फिर ये हैं ब्लड के सेल्स। ये क्या है, ब्लड के सेल्स। मैं कहता हूँ सपोज इसमें मैंने सॉलिड पार्टिकल्स मिला दिए, मैंने कहा इसमें मैंने बहुत सारे कंचे डाल दिए, तो मैंने कहा ये लिक्विड है, ये प्लाज्मा है, और जो कंचे है ना वो सॉलिड ब्लड के सेल्स है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जो प्लाज्मा और इसके डिफरेंस देख रहे थे, तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा लिक्विड मैट्रिक्स है और ये सॉलिड मैट्रिक्स है। आओ, ये जो ब्लड के सेल्स है ना, ये 3 टाइप के होते हैं। ब्लड के सेल्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक का नाम है रेड ब्लड सेल, एक का नाम है वाइट ब्लड सेल, और एक का नाम है प्लेटलेट्स। एक का क्या नाम है, प्लेटलेट्स। बच्चों जो रेड ब्लड सेल होता है ना, रेड ब्लड सेल, इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं एरिथ्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको, एरिथ्रोसाइट्स। जो व्हाइट ब्लड सेल है ना, इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स, और जो प्लेटलेट्स है ना, उनका नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या नाम होता है उनका, थ्रोम्बोसाइट्स। याद कैसे रखोगे, याद तो रेड, रेड RED में शुरुआत के 2 लेटर्स देखो, R और E, यानी रेड ब्लड सेल जो है ना, R के बाद E आएगा, यानी रेड ब्लड सेल E एरिथ्रोसाइट से शुरू होगा, रेड ब्लड सेल E एरिथ्रोसाइट से शुरू होगा। इसको कैसे याद करोगे, तो क्रिकेट में ना एक होता है LPW होता है, तो LW है ना, और प्लेटलेट्स को क्या, तो PT वाले सर और इंग्लिश वाली मैम ऐसे याद कर सकते हो, तो PT प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट, समझ गए। तो ये हो गया। अब आओ इस पे, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के फंक्शन पूछता है। पहला तो यही सवाल पूछेगा कि ब्लड का लिक्विड मैट्रिक्स क्या है, तो आंसर है प्लाज्मा। ब्लड का सॉलिड मैट्रिक्स क्या है, ब्लड सेल्स, जिनको कॉर्पस्कल्स बोला गया है। तो इसे रेड ब्लड सेल भी बोल सकते हो, या फिर रेड ब्लड सेल की जगह और क्या लिख सकते हो, तो और इसकी जगह आप लिख सकते हो कॉर्पस्कल्स। यहाँ पे भी सही है। अब मैं कहता हूँ इसका फंक्शन क्या है, तो ये जो है ना, ये हमारे शरीर में CO2 डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एंजाइम्स का ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो इट ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड, CO2, हार्मोन्स फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर हमारी बॉडी में। अच्छा, और देखना बुक में लिखा हुआ है कि प्लाज्मा के अंदर ना 3 चीजें हैं, प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन, प्रोटीन, सॉल्ट, हार्मोन। तो प्लाज्मा के अंदर, प्लाज्मा कंटेन्स, क्वेश्चन आएगा सीधा क्या होता है, तो प्लाज्मा कंटेन्स प्रोटीन प्लस सॉल्ट प्लस हार्मोन्स। प्लाज्मा के अंदर होगा प्रोटीन, सॉल्ट और हार्मोन्स, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में इतनी सी बात याद रखनी है। प्लाज्मा का कलर पूछेगा तो आंसर है पेल येलो, हल्का सा पीला सा कलर होता है इसका, है ना। इतनी बातें हो गई, और इसमें तुम्हें इतनी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। और बच्चों यहीं पे बता दूं क्या, यहीं पे बता दूंगा, तो चलो देख देते हैं। जो रेड ब्लड सेल है ना, इसका फंक्शन क्या है, कभी इसका फंक्शन पूछेगा ना, तो रेड ब्लड सेल वो है जो हमारे शरीर में ना ऑक्सीजन का ट्रांसफर करता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का ट्रांसफर, देखो हमने सांस ली तो ऑक्सीजन लंग्स के एल्वियोलाई में चली गई, वहां से ऑक्सीजन का क्या होगा, तो वहां से ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स में जाएंगे, और ब्लड वेसल्स में रेड ब्लड सेल वो है जो यहां से ना हर एक पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाएगा। तो रेड ब्लड सेल किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, ऑक्सीजन का, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी, ठीक है। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल क्या करेगा, तो व्हाइट ब्लड सेल क्या करेगा, हमारे शरीर में ना इम्यूनिटी बनाएगा। कोई बाहर से कोई चीज आती है ना, तो उसके 2 नाम हो सकते हैं, या तो मैं उसको एंटीजन कहूंगा या तो उसको पैथोजन कहूंगा। क्या, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ जो हमारे शरीर को डैमेज करते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल ना वो है सिक्योरिटी गार्ड है, वो ना जैसे कोई आएगा ना, जैसे कोई बाहर की खतरा आएगा, वो ना उस पर अटैक कर देंगे। तो क्या ये हमारे शरीर को इम्यूनिटी दे रहे हैं, है ना। तो मैं कहता हूँ दे प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, है ना, बाय किलिंग पैथोजेंस। किसको मार के, पैथोजेंस को मार के।
ठीक है। तो दे प्रोवाइड इम्यूनिटी बाय किलिंग पैथोजेंस, ठीक है, होप दिख रहा होगा। और अगर मैं प्लेटलेट्स की बात करूं ना, प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग। क्या काम होता है इनका? ब्लड क्लॉटिंग। भैया इसका क्या मतलब है ब्लड क्लॉटिंग का? सुनो, मैं कहता हूँ सपोज यहाँ पे चोट लग गई तो यहाँ से खून निकलता है, उसके बाद थोड़ी टाइम के बाद खून बंद हो जाता है और यहाँ पे ना 1-2 दिन में यहाँ पे एक लेयर आ जाती है और वो लेयर धीरे धीरे हटती है, तो यहाँ से नई स्किन बनती है जो व्हाइट कलर की होती है और धीरे धीरे अपने नेचुरल कलर में आ जाती है। तो मैं कहता हूँ ये जो खून रुकता है ना, इसको कहता हूँ ब्लड क्लॉटिंग। किसकी वजह से होता है? प्लेटलेट्स की वजह से। क्या समझ आ गया? समझ आ गया, ठीक है। तो बच्चों इतनी बातें नोट करो। व्हाइट ब्लड सेल में 1-2 बातें और बतानी है, ये वीडियो खत्म करते हैं फिर, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो आपके व्हाइट ब्लड सेल थे जिनका क्या नाम था? एलपीडब्ल्यू, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स है ना। तो ल्यूकोसाइट्स ना 2 टाइप के होते हैं भाई, है तो सेल्स, है तो सेल्स। तो मैं कहता हूँ कुछ ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनका जो साइटोप्लाज्म है ना उसमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, इनको कहता हूँ ग्रेन्यूल्स। ये जो डॉट डॉट है ना, इनको क्या बोलता हूँ? ग्रेन्यूल। तो सम व्हाइट ब्लड सेल हैव ग्रेन्यूल्स in their साइटोप्लाज्म। उनके साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? ग्रेन्यूल्स। तो कैसे दिखेंगे? मैंने कहा ये व्हाइट ब्लड सेल है तो ये हो गया इसका न्यूक्लियस वगैरह। तो मैं कहता हूँ ये जो इसका साइटोप्लाज्म होगा ना, ये जो इसका साइटोप्लाज्म होगा इसमें भी मिलेंगे ग्रेन्यूल्स। तो मैं कहता हूँ ऐसे व्हाइट ब्लड सेल जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मिलते हैं ना, ऐसे व्हाइट ब्लड सेल का नाम होता है ग्रेन्यूलोसाइट्स। क्या नाम होता है इनका? ग्रेन्यूलोसाइट्स। साइट्स का मतलब सेल्स होता है और ऐसे सेल्स जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स यानी डॉटेड स्ट्रक्चर है। अच्छा, और कुछ ऐसे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ना ये डॉटेड स्ट्रक्चर, ये ग्रेन्यूल्स मिलते ही नहीं है। तो मैंने कहा व्हाइट ब्लड सेल 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे व्हाइट ब्लड सेल होते हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, तो इनका नाम है ग्रेन्यूलोसाइट्स। तो कुछ ऐसे भी होते हैं, सम व्हाइट ब्लड सेल डज नॉट हैव granules in their cytoplasm। ऐसे व्हाइट ब्लड सेल जिनके साइटोप्लाज्म में ना ग्रेन्यूल्स नहीं है, तो ऐसो को बोलता हूं ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। क्या बोलता हूं इनको? ए ग्रेन्यूलोसाइट्स। साइट्स का मतलब सेल्स हो गए और जहां पे ग्रेन्यूल्स नहीं है तो आगे ए लगा दिया। अच्छा, अब देखो बच्चों, तो बच्चों जो ग्रेन्यूलोसाइट्स होंगे ना, इसको पहचानने का तरीका होगा कि इसमें ना सेल का नाम दिया होगा और आगे ना एक वर्ड लिखा होगा फिल। क्या लिखा होगा? फिल। और एक ग्रेन्यूलोसाइट्स को पहचानने का तरीका है कि कुछ सेल का नाम लिखा होगा और आगे लिखा होगा साइट। कैसे पहचानोगे? देखो इस ट्रिक से आप कर सकते हो। तीन तरह के ग्रेन्यूलोसाइट्स आपकी बुक में दे रखे हैं। एक का नाम है बेसोफिल, बेसोफिल। एक का नाम है न्यूट्रोफिल और एक का नाम है, जो थर्ड है ना उसका नाम है इओजिनोफिल। क्या नाम है एक का? इओजिनोफिल। बच्चों ये नाम याद नहीं करने, बुक में दिए हैं। तो जहां पे व्हाइट ब्लड सेल के बारे में दे रखा है उसमें इस तरफ देखना 5 तरह के स्ट्रक्चर बने हैं। 3 में डॉट है, 2 में नहीं है। तो जिनमें डॉट है उनको क्या बोला? ग्रेन्यूलोसाइट्स। नाम में क्या होगा? फिल। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इओजिनोफिल। ये तीनों कैसे होंगे? ग्रेन्यूलोसाइट्स। और जिनके नाम में फिल नहीं, जिनके नाम में साइट होगा वो कैसे होंगे? एक ग्रेन्यूलोसाइट। इसमें ना हमें 2 पढ़ने हैं। एक का नाम है लिम्फोसाइट और एक का नाम है मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फो आगे क्या आ गया? साइट। मोनो आगे क्या आ गया? तो बच्चों ठीक है, यहां तक सही है। तो बच्चों यहाँ पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। कैसी लगी आपको जरूर बताना। आपकी एनसीईआरटी का एक पॉइंट कवर कर दिया, एग्जाम्पलर का एक सवाल कवर कर दिया। सिर्फ इतना पढ़ो, इसी को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ो। जितना लिखा है उसको कॉपी में लिखो, बार बार पढ़ो, जहां डाउट आता है बैक करो, वापस देखो, ठीक है। इतना ही इसमें था, इससे ज्यादा 9th के लेवल पे नहीं है, फिर 11th में आता है। तो 9th के लेवल पे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसके अलावा आपको किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना ही आना चाहिए। एक बार इसके बाद किताब पढ़ लोगे तो आपको अपने में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भैया मैंने कुछ किया है और मेरे को समझ में आ गया सब कुछ। टिश्यूज एक ऐसा चैप्टर है ना जहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है, इसलिए मैं इसको 1 शॉट में बना ही नहीं रहा। हर एक टॉपिक की इसलिए बनाता हूँ क्योंकि टिश्यूज को ना अगर मैं 1 शॉट में बनाऊँ तो जल्दी जल्दी चीजें कर दूंगा, उसमें फायदा नहीं होगा। 1 शॉट में ना तभी फायदा है जब छोटा चैप्टर है, जैसे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये सब तो चल सकता है, टिश्यूज नहीं चल सकता। टिश्यूज और सेल्स को ना टॉपिक वाइज ही बनाना चाहिए, ठीक है। तो कैसी लगी आपको बताना, तो पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। कैसी लगी जरूर बताना कमेंट करके।